बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम टेड ह्यूज़ की एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा फेमस उनकी लिखी हुई एक पोएम है थॉट फॉक्स। उसको हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ एनालिसिस उसके जो ब्रीफ समरी है और उसका जो इंट्रो है वो लेंगे। स्टूडेंट्स, नज़म चूँकि थोड़ी सी पेचीदा है और एक आम जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक आम रीडर जो है, ये एक कॉमन जो रीडर है उनके लिए जो पोएम समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी स्कीम ये है कि टेड ह्यूज़ की इस लेक्चर में मैं आपके साथ इस पोएम का थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रो आपको देता हूँ, राइटर का इंट्रो देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको इसकी समरी बयान करूँगा। तो इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियो इसके ऊपर जो लॉन्च करूँगा वो वीडियो इसकी प्योरली इसके टेक्सचुअल लाइंस की एक्सप्लेनेशन पर होगी, यानी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। और वो जो तीसरी वीडियो होगी, यानी इसका जो पार्ट 3 होगा, वो मैं आपके साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस और जो यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और माजी में जो पूछे गए जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। बहुत ही आसान मगर म्यारी ज़बान के यानी सेंटेंसेस के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए, ये जो लेक्चर आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पोएम के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पोएट का ब्रीफ इंट्रो है जो कि मैंने टेड ह्यूज़ की जो मैंने इससे पहले भी जो पोएम्स हैं जो अब डिस्कस की हैं, जो अपलोड की हैं, तो उसमें मैं कर चुका हूँ, ये सेम ही है। और इसके बाद ये थॉट फॉक्स का इंट्रो है। थॉट फॉक्स का इंट्रो ये तकरीबन 3 पेजेस पर मुश्तमिल है, ये देखिए, और इसमें सारे का सारा आपको इसमें समझ भी आ जाएगा। और इसके बाद इसकी जो टेक्स्ट है ना, ये एंड पे देखें, ये एंड पे जाके इसकी टेक्स्ट है, ये मैं दूसरे लेक्चर में टेक्सचुअल लाइन जो है वो डिस्कस करूँगा। तो बास पोएम्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स के, जब तक हम उनकी बैकग्राउंड को या पोइट के बारे में जब तक हम ना जानें, हमें उन पोएम की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। सो इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, हमें इस थॉट फॉक्स पोएम को 3 मुख्तलिफ लेक्चर्स पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये पोएम आपको थॉरली इंशाल्लाह समझ आएगी। तो आइए, इसका ये हमारे जो GCU फैसलाबाद का सिलेबस है उसमें ये 3 पोएम शामिल हैं। टेड ह्यूज़ की दैट मॉर्निंग भी शामिल है, थॉट फॉक्स भी शामिल है, और द जगुआर भी है। दैट मॉर्निंग पे और द जगुआर पे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। और ये थॉट फॉक्स पोएम थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी ये पोएम अपलोड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अमृतसर की एक यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसके सिलेबस में भी, ये BA के सिलेबस में वहाँ पे ये पोएम शामिल है। इसके अलावा और भी मैंने रिसर्च की है, तो इंडिया की और पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये पोएम जो है थॉट फॉक्स पढ़ाई जाती है। बड़ी एक फेमस पोएम है, बहुत शानदार पोएम है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और बहुत सी आपके अवहाम है शायरी लिखने से मतलब, जो है एक शायर को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, या एक शायर जो है किस तरह से क्रिएटिव आइडियाज़ लेता है, ये सारा आपको कंक्रीट फॉर्म में यहाँ पे पोइट ने इसमें इस नज़म में, इस पोएम में समझाने की कोशिश की है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, बहुत आसान ज़ुबान में स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है, और इसमें आपको मैं क्या बताऊँ, इसमें आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। बहरहाल मैं जल्दी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए। टेड ह्यूज़ वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 17, 1930। 17 अगस्त 1930 को टेड ह्यूज़ पैदा हुए इन यॉर्कशायर टाउन ऑफ नॉर्थम्बराइड। ही वॉज अ पोएट, वो पोएट भी थे, एक ट्रांसलेटर भी थे, चिल्ड्रंस ऑथर भी इन्हें बहुत कहा जाता है। इन 1956 में टेड ह्यूज़ मैरिड सिल्विया प्लैथ। टेड ह्यूज़ ने एक अमेरिकन पोइटेस थी सिल्विया प्लैथ, उनसे शादी की। और टेड ह्यूज़ जो है फिर उनको एक फ़र्स्ट बुक कॉन्टेस्ट जब हुआ था 1957 में, जिसमें इनका ये मजमुआ कलाम जो है, जिसमें से ये नज़म जिसमें ये शामिल है, हॉक इन द रेन, उस पर इन्हें अवार्ड दिएगा। इन 1957 इस कलेक्शन ऑफ द पोएम द हॉक एंड द रेन, ये हॉक इन द रेन है, बाद जगहों पर द हॉक एंड द रेन लिखा हुआ है और बाद जगहों पर हॉक इन द रेन है। हॉक इन द रेन जो है गॉट इंटरनेशनल फेम एंड कमर्शियल सक्सेस, और तजारती लिहाज से भी उन्हें काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ। टेड ह्यूज़ इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर, इसे नेचर का पोएट भी कहते हैं, इसे एनिमल्स का पोएट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक्सेसिवली एनिमल इमेजरी को यूज़ करते हैं। ये इनकी शायरी का सबसे बड़ा फीचर है। बस आप ये ध्यान में रख लीजिए कि टेड ह्यूज़ से मतलब आपको जो 2 ही क्वेश्चन इम्तिहान में आते हैं, एक तो ये एक वो एनिमल इमेजरी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जो है ना थीम ऑफ वायलेंस और ब्रूटैलिटी इनकी नज़मों में वो दिखाते हैं। और ही हैड बीन वेरी क्लोज टू द एनिमल्स सिंस हिज चाइल्डहुड, क्योंकि ये बचपन से ही जानवरों के साथ ज़्यादा मुंसलिक रहे। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड एज द पोएट लॉरिएट इन 1984 और टेड ह्यूज़ डाइड इन 1998। तो ये मुख्तसर था इसका तारुफ हो गया। अब इसकी ब्रीफ समरी और इंट्रो ले लेते हैं हमारी आज के ज़ेर बहस नज़म का नाम है थॉट फॉक्स। अब थॉट फॉक्स ये क्या नाम हुआ, आप ज़रा गौर से देखिए।
तो ये टाइटल जो है ये सिंबॉलिक सेंस में है, यानी सोच की लुमड़ी यानी लुमड़ी फॉक्स जो है ये एक एनिमल है, तो थॉट का फॉक्स से क्या रिलेशन बन रहा है, तो ये यानी आपको बताते चले कि ये टाइटल जो है ये सिंबॉलिक सेंस में है, मेटाफोरिकल सेंस में इसको इस्तेमाल किया गया है। जब हम तीसरा लेक्चर आपको देंगे, मैं इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा तो उसमें इसका टाइटल ऑफ द पोएम भी मैं मज़ीद डिस्कस कर दूँगा। अब क्योंकि यहाँ पे इस नज़म का जो मेन चीज़ है मैं आपको बता दूँ कि जो पोएट है ना, और बहुत सारे लोग होते हैं उनके जहन में, बहुत सारे जो मेरे जैसे आम कारी हैं या रीडर्स हैं, आमतौर पर वो सोचते हैं कि एक पोएट जो है कैसे आइडियाज़ कलेक्ट कर लेते हैं, कैसे आइडियाज़ को एक कंक्रीट फॉर्म में, यानी एक कह लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से जो आइडियाज़ होते हैं उनको कंक्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ सारे पोएट के माइंड में, पोएट के जहनों में आते कैसे हैं। यानी मेन चीज़ ये है, ये इस नज़म के अंदर शायर ने हमें समझाने की कोशिश की है, एक वाक़या सुनाकर, एक इंसिडेंट की एक शेप देकर, और सिंबॉलिक सेंस में हमें समझाने की कोशिश की है ताकि रीडर्स को ये पता चले कि एक पोइटिक जो वर्क है या पोइटिक इंस्पिरेशन है वो कैसे आती है, और किस तरह से वो फिर उसको वो पोइट्स जो हैं उसे रिटन फॉर्म में या कंक्रीट फॉर्म में लिखते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की कंडीशन चाहिए होती है। आइए देखते हैं। दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड, पब्लिश्ड के स्पेलिंग गलत हो गया, शुरू में गलती होगी, पब्लिश्ड है। द पोएम वॉज पब्लिश्ड है, LISHED है, इंट्रोड्यूस वॉल्यूम ऑफ द पोएम्स, और उसके जो पोएम्स का जो वॉल्यूम था, उनकी जो बुक थी जिसका नाम हॉक इन द रेन इन 1957, उसमें शामिल की गई। एज वी नो टेड ह्यूज वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स, हम जानते हैं कि वो एनिमल्स का बहुत बड़ा लवर था। एंड ही हैज़ मेड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी, और उसने एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है। किसी पोइट ने भी एनिमल इमेजरी इस कदर इस्तेमाल नहीं की जितनी एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल जो है टेड ह्यूज ने अपने पोएम्स में किया है। एन एस पोइट्री इन द पोएमेटिक डिस्कशन सेरे बेस्ट नज़म में द पोइट हैज़ यूज्ड अ फॉक्स एज एनिमल इमेजरी, और इस नज़म में भी उसने फॉक्स को, उसने लुमड़ी को एक एनिमल इमेजरी के तौर पर इस्तेमाल किया है। द टाइटल ऑफ द पोएम, और नज़म का जो टाइटल है सिम्बॉलिक, वो बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक है एंड मेटाफोरिकल है, और इस्तियारे वाला है, तशबीही रूप वाला है, तशबीही सेंस वाला है। और थ्रू दिस पोएम, इस नज़म के ज़रिए टेड ह्यूज, हमारे शायर टेड ह्यूज ने हैज़ ट्राई टू मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड, मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड का मतलब है समझाने की कोशिश की है, समझाया है। मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड, समझाया है कि हाउ पोएटिक इंस्पिरेशन, कि कैसे जो एक शायराना जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन को मैं आपको बता कर दूँ, ये इंस्पिरेशन का माना वलवला या जोश नहीं है, हम यहाँ पे इससे मुराद ये लेंगे कि किस तरह से शायर के ऊपर आमद होती है। यानी शायर जो है ना, इस उनके जो ख्यालात उनके माइंड में, उनके जहन में अचानक से आते हैं या जिस भी अंदाज से आते हैं उसको आमद कहते हैं, और फिर पोइट उसको कागज़ और कलम के सपुर्द करते हैं, इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। यानी उनके जहन के अंदर जो ब्राइट आइडियाज़ होते हैं, वो जो पोइटिक आइडियाज़ होते हैं, वो कैसे माइंड के अंदर आते हैं, ये उसने पोइट में समझाने की कोशिश की है कि द पोइटिक इंस्पिरेशन जो है, शायरी करने के लिए पोइटिक इंस्पिरेशन ज़रूरी है। यानी शायरों को आमद होती है और आमद होना ज़रूरी है। बाज़ को एक दिन में कई बार आमद हो जाती है और बाज़ को कई दिन लग जाते हैं। आप इलामा इकबाल, हमारे जो अजीम पोइट थे, उनकी कहे हुए अल्फाज भी इस ज़मरे में देखें तो वो भी बताते हैं कि कई दिन जो उनके ऊपर ये कफ़ियत तारी नहीं होती थी, लेकिन बाज़ का तो कफ़ियत पर तारी होती थी और फिर वो कई घंटे कफ़ियत तारी रहती थी, आमद का सिलसिला जारी रहता था, और फिर वो लिखते चले जाते थे, लिखते चले जाते थे, लिखते चले जाते थे। कि कैसे पोइटिक इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग जो है डिपेंड्स, डिसेंड्स ऑन ए पोइट, एक पोइट पे नाजल होती है, डिसेंड होता है किसी पे उतरना, नाजल होना। और कैसे हाउ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, और कैसे आम से ख्यालात, कच्चे ख्यालात जो हैं कम इन द माइंड ऑफ द पोइट, पोइट के जहन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वो आइडियाज़ होते हैं जी जिनका कोई शक्ल वकल ना हो, बस वो माइंड के अंदर जो है शायर के पोइट के माइंड में जो ख्यालात आते हैं, और फिर कैसे पोइट जो है कन्वर्ट्स या चेंजेस दोज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इनटू कंक्रीट एंड सॉलिड आइडियाज़, और फिर इनको कैसे वो कंक्रीट करता है, फिर इनको सॉलिड बनाता है आइडियाज़ को, यानी रिटन फॉर्म में फिर वो कागज़ कलम के सुपुर्द कर देता है। द पोएम आल्सो टेल्स हाउ कंप्लीट सॉलिट्यूड, और शायर ये भी बताता है कि किस तरह मुकम्मल तौर पे तन्हाई जो है और क्वाइट एनवायरनमेंट, और बिल्कुल पुरसकून माहौल, बिल्कुल शोर से पाक माहौल, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर जो है इज़ नीडेड फॉर पोएटिक इंस्पिरेशन, पोएटिक इंस्पिरेशन के लिए ज़रूरी होता है। इलामा इकबाल हमारे अजीम शायर थे, वो भी तन्हाई पसंद थे, और मोस्ट ऑफ द पोइट्स जो हैं
वो पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए तन्हाई का इंतखाब करते हैं, तन्हाई में उनको ये आमद जो है वो उनको होती है ज़्यादा। तो बट आल्सो टेल्स पोइटिक इंस्पिरेशन, शायर पोइटिक इंस्पिरेशन के बारे में बताता है कि द पोइट आल्सो टेल्स पोइटिक इंस्पिरेशन कम्स ऑल ऑफ ए सडन। यहाँ टेल्स के बाद अगर आप दैट लगा लें तो चूँकि ये नाउन क्लास है तो जुमला ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे दैट लगा लें। द पोइट आल्सो टेल्स दैट पोइटिक इंस्पिरेशन कम्स ऑल ऑफ ए सडन, की अचानक से आती है, एंड नॉट एट द स्वीट विल ऑफ द पोइट, और ये किसी की स्वीट विल पे नहीं आती कि अपनी मर्ज़ी पे जब मर्ज़ी चाह आमद जो है वो आमद ज़बरदस्ती की आमद नहीं की जा सकती। ठीक है, वो जो नज़म का या ख़यालात का उतरना है ना शायर के दिमाग में, ये उसकी स्वीट विल पे नहीं होता, बल्कि ये बात का अचानक ही हो जाती है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, दिस पोएम सिम्बॉलिकली टेल्स, ये नज़म अलामती तौर पे बताती है अबाउट द होल क्रिएटिव प्रोसेस, पूरा जो तख्लीकी एक अमल होता है ना, द होल क्रिएटिव प्रोसेस, तख्लीकी अमल, उसके बारे में बताती है। और वो तख्लीकी अमल जिसमें से शायर को गुजरना पड़ता है, थ्रू विच अ पोएट अंडरगोज, जिसमें से शायर गुजरता है, अ पोएट अंडरगोज, जिसमें से शायर गुजरता है। हाउ एन आइडिया कम, और कैसे एक आइडिया कम्स, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा, कम्स इनटू द माइंड ऑफ द पोएट, हाउ ही पुट्स इट ऑन द पेपर, और फिर उसे वो पेपर पे ब्लैंक शीट पे कैसे लिखता है। तो इस सारे ख्यालात को बताने के लिए अब हम नज़म का जो मेन पोर्शन है ना उस पे बात करते हैं कि शायर ने कैसे एक वाक़या सा बना के हमें समझाने की कोशिश की है कि ये सारा कुछ कैसे होता है। बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ पर्सोनिफिकेशन, शायर ने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक होती है। पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स याद रखें वो टेक्निक होती है जिसमें बेजान चीज़ों को ना या किसी आइडिया को, किसी ख्याल को ना इंसानी शक्ल या इंसानी खसूसियात, जैसे हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स कहते हैं, या ह्यूमन क्वालिटीज़ दे के बयान किया गया हो, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए द पोएट डिस्क्राइब्स वन ऑफ द इंसिडेंट्स ऑफ सच पोएटिक इंस्पिरेशन फॉर पोइट्री। तो शायर हमें पोएटिक इंस्पिरेशन का एक ऐसा ही एक वाक़या सा जैसे सुना रहा है। पोएट अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था। द पोएट सेज दैट ही वाज सिटिंग इन हिज रूम एट मिडनाइट, 12 बजे का यानी आधी रात का वक्त था, कमरे में वो अकेला बैठा हुआ था, पुरस्कून माहौल था। द एटमॉस्फेयर ऑफ द रूम, और कमरे का जो माहौल था वह सो पीसफुल, इतना पुरस्कून था दैट इवन द टिकिंग ऑफ द क्लॉक कुड बी हर्ड, कि यहाँ तक के कमरे के अंदर जो लगा क्लॉक था उसकी टिक टिक की आवाज़ क्लियरली सुनी जा सकती थी। ही वाज होल्डिंग ए ब्लैंक शीट, उसने हाथ में एक ब्लैंक शीट पकड़ी हुई थी और पेन पकड़ा हुआ था, कलम पकड़ा हुआ था इन सेंस अपने हाथों में। एंड ही वाज वेटिंग फॉर द पोएटिक इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग, और वो राइटिंग के लिए, पोइट्री कंपोज करने के लिए, शायरी लिखने के लिए पोएटिक इंस्पिरेशन का वेट कर रहा था। तो ये जब शायर लोग इस तरह बैठते हैं तो उस वक़्त तो वो ब्लैंक होते हैं, उस वक़्त तो वो पूरा एक कह लीजिए कि ख़्यालात ने किसी अंधेरे में से निकलना है, किसी डार्कनेस में से, पता नहीं कहाँ से वो ख्यालात आना है, ये किसी सोर्स का भी पता नहीं होता है। तो पोएटिक इंस्पिरेशन का वेट कर रहा था। ही वॉज एब्सोल्युटली अलोन बिसाइड द विंडो, और वो विंडो के पास करके बैठा हुआ था, थ्रू विच ही कुड सी आउटसाइड, जिसमें से वो बाहर देख सकता था। और यहाँ पे इसने देखा ही सा स्लो ग्रेजुअल एंड हेजिटेंट मूवमेंट ऑफ ए फॉक्स। यहाँ पे सिम्बॉलिक सेंस में उसने बताना शुरू कर दिया है कि किस तरह सिम्बॉलिक सेंस में आइडियाज़ जो हैं वो जहन में आते हैं। तो उसने देखा कि जैसे कोई एक लूमड़ी हो ना, और वो बड़ी स्लो मूवमेंट के साथ और आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल कहते हैं बतदरीज को, आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल हिचकिचाने वाले मूवमेंट के साथ जो है वो एक मुकम्मल अंधेरे से निकली। फॉक्स आउट ऑफ ए कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट। विंडो से देखा, बाहर सर्दी थी और बर्फ़ यानी स्नो, वो सारी स्नो की एक शीट कह लें कि पूरी एक बर्फ़बारी हुई थी, स्नो थी, बर्फ़ थी, वो फैली हुई थी। और शायर कहता है कि बस यूँ समझ लीजिए कि जैसे उस विंडो में से मैंने देखा, और उसमें से मैंने देखा कि एक लूमड़ी जो है, जो कि आइडिया को सिम्बॉलिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, कि एक फॉक्स जैसे बाहर निकला बड़ी स्लो मूवमेंट के साथ, और ग्रेजुअल मीन आहिस्ता 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 एंड हेजिटेंट और हिचकिचाने वाले मूवमेंट के साथ, आउट ऑफ अ कंप्लीट डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट। और शायर यहाँ पे यही बताना चाहता है कि बस यूँ समझ लीजिए कि ऐसे ही हमारे जहन के अंदर आइडियाज़ की आमद बस ऐसे ही होती है। पहले वो स्लो होती है, जैसे ये लूमड़ी स्लो होकर निकली, फिर ग्रेजुअल भी होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता भी होती है, उसके ये फीचर ग्रेजुअल भी होती है, और हेजिटेशन वाली भी होती है कि ये हेजिटेशन से मुराद ये है कि क्या ये सेफ़ है इस तरह की बात करना या कहना, इस तरह के ख्याल को पेश करना, यानी ये सारा एक प्रोसेस होता है ना पूरा। तो ही सादा स्लो ग्रेजुअल एंड हेजिटेंट और हेजिटेंट मूवमेंट ऑफ ए फॉक्स आउट ऑफ द कंप्लीट डार्कनेस। अब यहाँ पे एक नोट कीजिएगा सिंबॉलिक सेंस में ये कैसे हो गया
कि फॉक्स इज़ द सिंबल ऑफ एन आइडिया। बस कहता है कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे ये फॉक्स है उस अंधेरे में से, उस डार्कनेस में से, घटाटोप डार्कनेस में से निकली है, इसी तरह ही कहता है कि आइडियाज़ भी न जाने कहाँ से, तारीकी वाले एक माहौल से, पता नहीं कहाँ से आइडियाज़ जो हमारे जहन में अचानक से इस तरह ग्रेजुअली फिर वो मूव करते हुए हेजिटेशन के साथ, हिचकिचाहट के साथ जो है कि जहन में आना शुरू हो जाते हैं। ये एट द वेरी इनिशियल स्टेज होती है, यानी आइडियाज़ की पोएट के माइंड में आने की, जैसे कि लुमड़ी जो है वो निकली है इन खसूसियात के साथ। सिम्बॉलिकली द पोएट कंपेयर्स द अपीयरेंस ऑफ द आइडिया, और सिम्बॉलिकली शायर कहता है कि ये जो आइडियाज़ की अपीयरेंस होती है इन द एम्प्टी माइंड ऑफ द पोएट, शायर के खाली जहन में, यानी जैसे बाहर डार्कनेस थी ना लुमड़ी के लिए, तो ऐसे शायर का माइंड बिल्कुल एम्प्टी था। टू शो द अपीयरेंस टू द स्लो, और शायर ने कंपैरिजन किससे कर दिया, द स्लो अपीयरेंस ऑफ द फॉक्स, फॉक्स की स्लो अपीयरेंस के साथ फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, उस तारीख जंगल की तारीकी से, या जंगल की तारीकी से। तो ये कंपैरिजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लाइनें स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इस पूरे हमारे इस लेक्चर की, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सारी सिंबलिज्म जो है सारी यहाँ से निकलेगी। एट फर्स्ट टू आइज ऑफ द फॉक्स अपीयर्ड, जैसे राइटर बताता, पोइट बताता है कि पहले तो अंधेरे में से ना मुझे उस लूमड़ी की दो आंखें सी नज़र आईं, और मैंने गौर से देखा तो ये दो आंखों का, क्योंकि बाज़ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जिनकी आंखें जो अंधेरे में चमकती हैं, तो ये उसकी जो दोनों आइज़ थी वो अपीयर्ड हुई, वो नज़र आई पहले तो, ये कि टू आइज़ ऑफ द फॉक्स जो अपीयर हुई इन द डार्कनेस, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ आइडिया। कहते हैं यही, शायर कहता है कि बस हमारे जहन में आने वाले आइडिया की भी यही एक कैफियत होती है, वो भी शुरू में पूरी तरह इवॉल्व नहीं होता यकदम से, बल्कि वो अपना थोड़ा सा अपना एक ट्रेलर सा दिखाता है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे वो लूमड़ी की दो आंखें नजर आएँ। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन क्रिएशन ऑफ एन आइडिया। ये एक आइडिया के इवॉल्व होने या क्रिएट होने की एक पहली स्टेज होती है, व्हेन द आइडिया इज़ नॉट क्लियर, और जब आइडिया क्लियर नहीं होता है। जैसे ये दो आंखें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी पूरा वजूद उसका जो है, पूरा जिस्म जो है, उसकी पूरी बॉडी अभी उसकी विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रही है लूमड़ी की। इनिशियल स्टेज पे ऐसे ही होता है कि पूरा ख्याल यकदम से नहीं आता, बल्कि वो भी आइडिया जो है अभी पूरी तरह क्लियर नहीं होता और ब्लर ही होता है। ब्लर आप जानते हैं, धुंधला सा होता है। दैन द होल बॉडी ऑफ द फॉक्स अपीयर्ड, फिर कहता है कि जैसे उस फॉक्स की पूरी बॉडी अपीयर्ड हो गई फ्रॉम द डार्क बशेज, तारीक झाड़ियों से, ऑफ द फॉरेस्ट की। तो सिम्बॉलिकली इट मीन्स दैट एन आइडिया डेवलप्स ग्रेजुअली, का आइडिया ग्रेजुअली डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ एवरी मूवमेंट। अच्छा, आप इस तरह की लुमड़ी की मूवमेंट को अगर आपने भी नोट किया हो तो ये बड़ी हेजिटेशन के साथ किसी जगह से, खुफिया सी जगह से, गार से कह लें, गुफा से कह लें, निकलती है, और बड़ी मतलब चारों तरफ जायज़ा लेकर, सेफ्टी का जायज़ा लेकर, उस रास्ता जिस रास्ते से वो गुजरना चाहती है उसका पूरा जायज़ा लेकर फिर वो स्पीड के साथ गुजर जाती है, और अपने कदमों के निशान जो जैसे छोड़ जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे आगे चलकर। तो ऐसे बस आइडियाज़ होते हैं कि जो हेजिटेशन के साथ डेवलप होते हैं, लेकिन फिर जब वो आना शुरू हो जाते हैं और फिर आमद अपनी पीक पे होती है, तो फिर वो आते चले जाते हैं, और वो आइडियाज़ और फिर पोइट जो उनको लिखते चले जाते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितने ज़्यादा सफ़हात जो हैं वो लिख डाले हैं। एन आइडिया डेवलप्स ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ एवरी मोमेंट आफ्टर द कॉशियस कैन केयर फॉर एनालिसिस ऑफ द सुनई पाथ, और फिर उस बर्फीले रास्ते का जायज़ा लेने के बाद, बड़ा मोहतात कि कॉशियस किस्म का, मोहतात किस्म का जायज़ा लेने के बाद, द फॉक्स मेड द प्रिंट्स ऑफ इट्स पास, तो उस लुमड़ी ने अपने पंजों के निशान छोड़ डाले ऑन वाइड एंड स्मूथ स्नो, उस सफ़ेद और बिल्कुल हमवार सी बर्फ़ पर लाइंग अंडर आवर फीट, जिसके पाँव के नीचे पड़ी थी। और पोइट्री फिर वो जो लुमड़ी है वो वहाँ से गुजर गई, और थोड़ी देर पहले जो एक शफाफ रास्ता था, जो एक बिल्कुल साफ़ रास्ता था, प्रिंट्स के बगैर रास्ता था, ब्लैंक सा एक वो सुनई पाथ था, जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था, और अब लुमड़ी जल्दी गुजर गई और अपने निशानात छोड़ गई। ऐसे ही शायर कहता है कि हमारे जो कागज़ होता है, जिसको ब्लैंक शीट हमने पकड़ के बैठे होते हैं, तो बस ऐसे ही अचानक से आइडियाज़ आते हैं और अपने निशान छोड़ जाते हैं, और हम पूरी तरह उसको फिर क्या प्रिंट कर देते हैं, लिख देते हैं। सिम्बॉलिकली इट शोज़ दैट द ब्लैंक पेज, और सिम्बॉलिकली ये अगर हम गहराई में जाकर देखें तो ये ज़ाहिर करता है दैट ब्लैंक पेज विच द पोइट वाज होल्डिंग, कि वो खाली सवाल जो पोइट ने फिर पकड़ा हुआ था, वाज नो मोर ब्लैंक, अब वो खाली नहीं था। रादर इट हैज़ सम रिटन मटेरियल, बल्कि उसके ऊपर अचानक से कुछ रिटन मटेरियल था भरा हुआ नज़र आया, विच वाज द रिजल्ट ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन, जो कि पोएटिक इंस्पिरेशन का ही एक नतीजा था। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो जो है ये मैंने आपको बताया कि इसका इंट्रो है, भरपूर इंट्रो इसका लेना पड़ेगा।
इसको समझ के बगैर जो है आपको इसकी जो टेक्स्ट है ना, जो नेक्स्ट लेक्चर ये हमारा होगा, ये टेक्स्ट और लाइन्स का, ये इसके जो 6 स्टैंडर्स हैं विद 4 लाइन्स ईच, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूँगा इनको कलरफुल करके। और इसके बाद जो है फिर इसका मैं क्रिटिकल एनालिसिस करूँगा आपके साथ, और यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। होपफुली स्टूडेंट्स की हमारी आज की वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी इन द प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। एंड स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।